और विजय चौधरी वगैरह या फिर उनके और जो उस क्वार्टरी में था, आपने इस पूरे टिकट बंटवारे में कहीं मनीष वर्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। सार्वजनिक मंचों से बेइज्जत किया है, वो उनके दिल में वो खलिश जरूर होगी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के 36 के आंकड़े कियत नहीं है, तो उनकी पत्नी को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सारे उम्मीदवार करो, अन्यथा कभी 1 to 1 फैसला होगा नहीं। जो 240 का सीट आया भाजपा का, इसने भाजपा के रणनीति में यह परिवर्तन की रणनीति बिहार में यही है कि ये अपने सहयोगी दल, क्षेत्रीय दलों को, लोगों की आदत होती है इसको सिरे से खारिज करना। लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर इस राइडर के साथ हम बता रहे हैं कि अगर उसके बाद फिर भाजपा बड़ा भाई होगा। ये खेल है एनडीए में कि नीतीश कुमार की तुलना अगर तेजस्वी या फिर नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। एनडीए के सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 101 सीट पर भाजपा और जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वो सूची आपको पता है। रिमेनिंग सीट्स में लोजपा, चिराग पासवान और हम, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। मैं उन संख्या पर नहीं जा रहा हूँ। महागठबंधन के सीटों का फॉर्मल बंटवारा अभी तक बताया जा रहा है कि वो नहीं हुआ है। कुछ मीडिया में बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी बगावत कर सकते हैं, फिर कहीं दिखा रहा है कि उनकी दोस्ती हो गई, यानी बंटवारा हो गया। आरजेडी ने जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 130-35 उम्मीदवारों की घोषणा औपचारिक रूप से न भी की हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया, बल्कि दे दिया है। आइए हम इस पर बात करते हैं। आपको स्मरण होगा, मैंने आज से कुछ दिन पहले, मैं उसका लिंक दे देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया था, 2 चीज़ बताया था। एक, मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसका शीर्षक था नीतीश के तख्ता पलट की तैयारी, कौन है भीतरगाती। इसके बाद आपको याद होगा कि मैंने एक बनाया था कि मुकेश सहनी फिर देंगे धोखा, मिल जाएंगे भाजपा से, ये बताया था। और एक जो वीडियो मैंने बताया था कि वोट अधिकार यात्रा जब कांग्रेस ने शुरू किया था, यानी राहुल गांधी ने शुरू किया था, तो उसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी, ये 3 चेहरे प्रमुख रूप से उस यात्रा में शामिल हुए थे। और बाद में जो बचा हुआ जिला था जहां छूट गया था वो वोट अधिकार यात्रा, वहां पर तेजस्वी ने मुकेश सहनी के साथ मिलकर वो यात्रा की थी। उसमें मैंने बताया था कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपना खोया हुआ जनाधार प्राप्त करना चाहती है और इसका नुकसान तेजस्वी को होगा, ये मैंने बताया था। कई लोग हमसे इत्तेफाक उस वक्त नहीं रख रहे थे। आज आइए हम आपको इस पूरे सीट बंटवारे के अंदर की बात क्या है और ये क्यों हुआ, इस पर आज चर्चा करते हैं। पहली बात, मैंने जो कहा था कि नीतीश के तख्ता पलट की तैयारी पूरी हो चुकी है, वो बेसिकली बहुत लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से होश में आने का शायद मौका मिला, तो वो 2-4-5 सीट बचा पाए, लेकिन मोटे तौर पर उनका नुकसान हो चुका है। और आप यूँ समझें कि भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से 143-142 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 101 पर तो उनके अपने उम्मीदवार हैं। रिमेनिंग जदयू में ऑलरेडी सेंधमारी की जा चुकी है और जिन लोगों को, ये जो संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी वगैरह या फिर उनके और जो उस क्वार्टरी में लोग शामिल हैं, उन लोगों ने सिंबल बांटा। आप इसको याद रखिए कि कैसे एक एक करके इस कॉकस ने पहले आरसीपी को बाहर किया, मनीष वर्मा इनके स्वजातीय थे, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था। आपने इस पूरे टिकट बंटवारे में कहीं मनीष वर्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वो साफ हो गए,
इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उस सबको तो बेचारा का कोई औकात ही नहीं है। अरुण कुमार को शामिल किया जाना और इस तरीके के बहुत सारे जो सीट बटे हैं वो बताए जा रहे हैं कि उसमें जदयू में करीब करीब 20 से 25 सीट वो बीजेपी ने खड़ा किए हैं, यानी सिंबल वो बेशक जदयू का होगा लेकिन वो टिकट, वो आदमी जो है वो भाजपा का है। अब बात रही चिराग की, मांझी जी की और उपेंद्र कुशवाहा की, ये तीनों नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर जिंदा है। इन लोगों की कितनी राजनीतिक हैसियत है वो सबको पता है और इन लोगों का पॉलिटिकल लॉयल्टी किसके प्रति है वो भी पता है। जीतन राम मांझी विशुद्ध रूप से पैरासाइटिक प्लांट है जो भाजपा रूपी वृक्ष के साथ सिमटे हुए हैं और उसी के जीवन रस से इनका परिवार और इनकी पार्टी चल रही है, तो इनका तो कोई औकात ही नहीं है। और वैसे भी जीतन राम मांझी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कई जगहों पर सार्वजनिक मंचों से बेइज्जत किया है, वो उनके दिल में वो खलीफ जरूर होगी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के 36 के आंकड़े जग जाहिर है, इसलिए चिराग पासवान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे कि वो नीतीश कुमार को डैमेज कर सकें। उपेंद्र कुशवाहा की कोई हैसियत नहीं है, तो उनकी पत्नी को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सारे उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि भाजपा के कहने से उतारे गए हैं। तो ये 143 सीटों पर भाजपा लड़ रही है और इसकी प्लानिंग ये है, आपको अभी बता दे रहा है कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी है इस देश में, भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों अभी एकमात्र इस सिद्धांत पर चल रही है कि इन रीजनल पार्टीज को खत्म करो, अन्यथा कभी 1 to 1 फैसला होगा नहीं। जो 240 का सीट आया भाजपा का, इसने भाजपा के रणनीति में यह परिवर्तन लाया है और 99 पर जाकर के कांग्रेस का लोकसभा 2024 में रुक जाना, उसने भी उसके पुराने रणनीति स्ट्रेटजी, उनकी जो योजना थी उस पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद वोट चोरी और उसके बाद जो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, इसने आत्मविश्वास बढ़ाया है। तो भाजपा और कांग्रेस ये दोनों की रणनीति बिहार में यही है कि ये अपने सहयोगी दल, क्षेत्रीय दलों को खत्म करें। अब चुनाव परिणाम क्या आएंगे वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा की प्लानिंग ये है कि अगर माइनस जेडीयू 122-23 सीटें आ गई तो नीतीश कुमार को सल्टा दिया जाएगा। ये आप मेरे इस विवेचना पर दोबारा विचार करिएगा, क्योंकि आमतौर पर लोगों की आदत होती है इसको सिरे से खारिज करने की। लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर इस राइडर के साथ हम बता रहे हैं कि अगर माइनस जेडीयू 122 से अधिक सीटें आ गई तो फिर नीतीश कुमार की जदयू एक तो वो या तो टूटेगी या फिर वो सबसर्विएंट हो जाएगा, यानी सेकंड पार्टनर हो जाएगा। आप सोच लीजिए, पहले बड़ा भाई थे, ये छोटे भाई थे, उसके बाद अब जुड़वा भाई हो गए और उसके बाद फिर भाजपा बड़ा भाई होगा। तो ये खेल है एनडीए में। बेशक आपको लग रहा होगा कि इनके सीटों का बंटवारा हो गया और बड़े सलीके से अब इनका प्रचार अभियान भी चालू हो गया है। अब आइए महागठबंधन में, ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं कर पाया है? या फिर अब आप सोच के देखिए कि फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में महज 1 दिन बाकी है और सेकंड फेज के नॉमिनेशन में मुश्किल से 3 दिन बाकी है, 3 या 4 दिन बाकी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने उसी वीडियो में बताया था कि राहुल के साथ घूमना वोट अधिकार यात्रा में यह तेजस्वी को महंगा पड़ सकता है और मेरी वो कही गई बात वो सही साबित हो रही है। कांग्रेस की वही रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जदयू के प्रति है, इसीलिए सीटों की बार्गेनिंग करना और अड़ंगा लगाना। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की तुलना अगर तेजस्वी या फिर फॉर दैट मैटर लालू जी से इस परिप्रेक्ष्य में की जाए तो यहाँ नीतीश कुमार थोड़े से एज लेते हुए नजर आएंगे और तेजस्वी इसमें मिजरेबली फेल कर गए। वो इस पूरे चाल को न तो समझ पाए और नहीं
इसका कोई एंटीडोट सही समय पर वो दे पाए, एक्सेप्ट ये कि इनको जिन जिन सीटों पर डिसीजन ले लिया था इन्होंने, उन लोगों को सिंबल इन्होंने बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए या फिर बगैर सूची जारी किए हुए इन्होंने दे दिया। ये एक स्टेप इन्होंने लिया। लेकिन कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयार है। आप देख रहे हैं मुकेश सहनी का उछल कूद करना, फिर राहुल गांधी का कहना कि नहीं हम आपके विचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें ये बता रही है। अच्छा, कई जगह पर फाइट भी शुरू हो गया। बछवाड़ा में कांग्रेस ने भी उतार दिया है और लेफ्ट पार्टी ने भी उतार दी। ऐसे 4-5 जगह हैं जहां पर ये गठबंधन औपचारिक रूप से टूट भी जाएगा। तो ये कांग्रेस की ये पूरी रणनीति है कि जैसे भाजपा ने छोटे भाई की भूमिका में जदयू को लाया है, वैसे ही आने वाले समय में हम भी आरजेडी को छोटे भाई की भूमिका में ले आए। इस रणनीति पर इस चुनाव में काम हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए कि आरजेडी को क्या खतरे हैं और जदयू को क्या खतरे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि 2020 में 43 सीट आया था जदयू को और 38 सीटों पर, 37 या 38 सीटों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़ा कर देने के कारण उनकी हार हुई। तो अगर चिराग पासवान नहीं खड़े होते तो संभवतः 70 के आसपास जदयू को सीटें आती। ये अब ये ओपन हो चुका है, सब लोग जानते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अब चिराग पासवान को हटा दीजिए 20 से 25 वाले में, अब उस रोल में अगर जनसुराज आ जाए, यानी जनसुराज उतनी वोट अगर काट दे तो इसका मतलब, या और आप सोच लीजिए कि बिना तैयारी के चिराग पासवान ने वो काम कर दिया था और वो भी 38 जगह किया था, तो यहाँ तो सारे जगहों पर जनसुराज का है, तो अगर इसका भी वोट कटेगा तो स्वाभाविक रूप से जदयू का खिसक करके और 25-30 सीट पर अगर वो सिमट जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आरजेडी को जो विधानसभा में सीटें मिले 75, उस 75 में जो 15-20 सीटों पर विजय हुआ, जो जहां उन्होंने जदयू को हराया, वो इलेक्शन के आंकड़े उपलब्ध, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते। तो वो अगर ऐड नहीं हुए होते तो निश्चित रूप से आरजेडी के पास भी सीटें कम हो जाती। तो अब समस्या ये है कि अगर अब तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुका, लेकिन अगर बहुत महागठबंधन ने एकदम यूनाइटेड होकर के इस पूरे चुनाव में कैंपेन नहीं किया और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं किया। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। महागठबंधन के सबसे बड़े नेता बिहार में तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव का जब नामांकन हुआ हाजीपुर में, तो उनके नामांकन के साथ महागठबंधन का कोई नेता नहीं था, न तो लेफ्ट पार्टी का कोई था, न मुकेश सहनी थे, और कांग्रेस का भी कोई स्टेट लेवल का भी नेता नहीं था। जबकि कायदे से लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, हम लोगों को भी ये समझ में आ रहा था कि तेजस्वी के नॉमिनेशन में तो राहुल गांधी जरूर रहेंगे। इसके ठीक उलट अब आप देख लीजिए, विजय सिन्हा के नॉमिनेशन में स्वयं सम्राट चौधरी और रेखा गुप्ता पहुंची। विजय चौधरी के नॉमिनेशन में और मदन सहनी के नॉमिनेशन में नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, या फिर यहाँ दानापुर में रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में स्वयं योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। तो उनके कोऑर्डिनेशन का लेवल और इनके कोऑर्डिनेशन के लेवल में ये बड़ा फर्क दिख रहा है। तो मेरी विवेचना या मेरी समझ ये कहती है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस 2025 के रणभूमि में अपने ही सहयोगियों को निपटा देने के अपने प्लानिंग, अपनी योजना और अपने चक्रव्यूह पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि इससे जदयू और इधर आरजेडी कैसे निपटती है। इसलिए इस बार का चुनाव परिणाम और सीटों के आने, यानी कौन सा पार्टी कितना सीट जीतती है, इसके टैली लिस्ट ये बड़े दिलचस्प होंगे। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनावी संग्राम में जो अभी तक बाइपोलर ही रहता था महागठबंधन और एनडीए, तो इस बार जो ये त्रिकोणीय चुनाव होगा जनसुराज के आने से, तो अगर वो 20 से 25% भी
वोट कटा तो प्रशांत किशोर की पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है और बिहार के राजनीतिक फॉर्मेशंस एक नया करवट भी ले सकता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि बिहार का चुनावी वर्तमान एक चौराहे पर खड़ा है जहां से यह कोई भी दिशा अख्तियार कर सकता है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।